एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 के केमिस्ट्री के। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वाले जो मैं टॉपिक्स बताऊंगी वही आपको बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस टॉपिक में से ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पेज नंबर 1 से स्टार्ट कर दे। तो पेज नंबर 1 में जो एक्टिविटी 1.1 है, जो कि मैंने ना ये वाला वीडियो 15 to 20 मिनट्स में एक्सप्लेन किया, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने उसमें ये वाली एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया। तो ये वाली एक्टिविटी जो है एज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो इक्वेशन है, इसके ना मैंने एक इक्वेशन भी बनाई थी, तो इसकी इक्वेशन भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों के पास होगी और अगर आप लोगों को ये एक्टिविटी समझ आ गई होगी, तो आप लोग ये वाली एक्टिविटी को जो थोड़ा सा याद कर सकते हो, थोड़ा सा रिमेंबर करना है, मतलब आप लोगों को थोड़ा याद करना है, क्योंकि ये वाली एक्टिविटी से क्वेश्चंस बनते हैं और इसका वो पूछेंगे कि आप ये वाली एक्टिविटी से आप लोगों ने क्या सीखा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ठीक है, और इसमें से एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं ये वाली एक्टिविटीज़ में। तो इसका ये मतलब नहीं कि एक्टिविटीज़ को आप लोग छोड़ देंगे, बल्कि आप लोगों को एक्टिविटीज़ को भी पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस भी करने हैं। मैंने ना जब भी चैप्टर पढ़ाए हैं केमिस्ट्री के, पूरे 4 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो गए, तो मैंने सब में एक्टिविटी और एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है वो भी मैंने बताया है, और एक्टिविटीज़ में जो भी आंसर दिया है वो भी बताया। तो मैंने इसलिए एक्टिविटी आप लोगों को 1.1 बोली कि एज इम्पॉर्टेंट ये हो सकती है, और इसका जो है ये मस्ट ऑब्जर्वेशन जो है ये भी जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, क्योंकि एक्टिविटी में से बच्चे अधिकतर जो है वो पढ़ते नहीं है, लेकिन आप लोगों को इसमें से पढ़ना है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या चेंज होते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शंस में से चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो ये भी जो है मतलब एज ए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्योंकि आप लोगों को मालूम होता है, तो ये कोई ऐसे बोर्ड एग्जाम्स में आएगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर आ गया तो आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, और वो जो 1.1 एक्टिविटी जी थी ना, वो उसका इक्वेशन ये है। ठीक है, तो इक्वेशंस तो आप लोगों को सबकी याद करनी। अब इस वाले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। ठीक है, ये वाले चैप्टर में बैलेंस इक्वेशन, जैसे ये वाली जो इक्वेशन है ना ये अनबैलेंस है, तो ये वाली इक्वेशन दे देंगे आपको बैलेंस करने के लिए, लेकिन जो आपको एनसीईआरटी में जो इक्वेशंस दी होगी वो बैलेंस नहीं करनी है। वो मतलब जो एनसीईआरटी में इक्वेशंस दी रहेगी ना, वो आप लोगों को एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि ये वाली इक्वेशन बैलेंस करो, वो अपनी मन से इक्वेशन जो है वो बना के आप लोगों को बैलेंस करवाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है, राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट। हाँ, बट बैलेंस केमिकल रिएक्शन मतलब बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाले चैप्टर में हम लोगों ने सिर्फ बैलेंसिंग ही फोकस किया है, तो बैलेंसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बैलेंसिंग वाले जितने भी क्वेश्चन है, अब जो एनसीईआरटी में ना वो बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी में कितने लिमिटेड क्वेश्चंस है, लेकिन आप लोग इसको उससे भी रिफ़र कर सकते हो, सैम्पल पेपर्स से भी। ठीक है, तो सैम्पल पेपर्स में अगर आप लोगों को ऐसे मिलते हैं कुछ इक्वेशंस, तो उनको बैलेंस करने का ट्राई करना है, जिससे आप प्रैक्टिस आप लोगों की ज़्यादा हो सकती है, और आप लोग मतलब दूसरे से रेफरेंस बुक से भी कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। तो देखो, अभी जो बैलेंसिंग इक्वेशन की जो स्टेप्स है ना, ये ऐसे बोर्ड एग्जाम्स में आती नहीं है। जैसे स्टेप 1 लिखी, फिर स्टेप 2, स्टेप 3, तो ऐसे बोर्ड एग्जाम्स में जो स्टेप्स आती नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये याद रहना चाहिए कि सबसे पहले आप लोगों को कैसा बैलेंस करना है। देखो, इसके चांसेस बहुत कम हैं स्टेप्स के, बैलेंसिंग के स्टेप्स के, लेकिन आप लोगों को ये तो स्टेप्स तो, क्योंकि आप लोगों को अगर बैलेंसिंग करना आता है, और अगर नहीं आता तो आप लोग मेरे वीडियोस देख सकते हो पुराने वाले, मैंने उसमें बैलेंसिंग बहुत अच्छे से समझाया है और एक करके भी बताया है। तो आप लोगों को अगर स्टेप्स नहीं भी आती है ना, तो भी आप मन से बना के भी लिख सकते हो, लेकिन जो बैलेंसिंग इक्वेशन की स्टेप्स होती है वो इतनी एज इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये वाला पेज भी ख़त्म हो गया क्योंकि इसमें स्टेप्स ही दिए। हाँ, अभी आप लोग पूछोगे, मैंने आप लोगों को पहले वाली वीडियोस में भी ये बताया है कि क्या आप लोगों को ये इक्वेशंस में ये सॉलिड, फिर या ये गैस या फिर ये लिक्विड, इसको स्टेट करना होता है कि नहीं होता। आप लोगों को ये सोच रहे होंगे। तो देखो, कभी कभी क्या होता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट भी होती है और कभी नहीं भी होती है। एज मतलब जैसे अगर आपकी कॉपी किसी ऐसे ने चेक करी जिनको इतना कोई इससे है नहीं कि सॉलिड लिखो, गैस लिखो, लिक्विड लिखो, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं लिखा तो उनको चलेगा। लेकिन जिसको बहुत ऐसा रहता है कि नहीं, सॉलिड, गैस और उसका स्टेट लिखना रहता है, ठीक है, जो भी फिजिकल स्टेट होता है, और अगर आपने नहीं लिखा तो आपके नंबर भी कट सकते हैं। तो एज अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को, अगर जैसे एफ ही है, सपोज अगर आपको नहीं मालूम है कि ये लिक्विड है कि गैशियस है कि सॉलिड स्टेट में, तो आप अपने मन से भी
मन से तो लिखना ही नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को दे दिया कि हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हमेशा गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो आप उसमें गैस लिख सकते हो। और Fe जो है आप लोगों को मालूम होगा कि आयन है, आयन मतलब सॉलिड होता है। तो अगर कोई कोई चीज़ें मालूम होती है तो आप लोग उसकी स्टेट कर सकते हो। इट्स अ गुड अकॉर्डिंग टू मी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है ऐसा लिखना, मतलब सॉलिड लिख दो या लिक्विड लिख दो या फिर गैस लिख दो, अगर आप लोगों को मालूम हो तो। जैसे ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन अधिकतर गैसियस फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन हुआ तो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में हुआ, ठीक है। आयन हुआ तो आयन सिल्वर निकल हुआ, ठीक है। गोल्ड हुआ तो ये सारे कैसे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप लोगों को मालूम है तो आप लिख सकते हो। और अगर H2O आया तो अभी H2O में क्या होता है ना कि H2O जो होता है मतलब वाटर, ये आप लोगों को लगता होगा लिक्विड फॉर्म में है या फिर एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, एक्वस या लिक्विड फॉर्म में, लेकिन कभी कभी ये गैसियस फॉर्म में भी होता है, स्टीम के फॉर्म में भी होता है ना वाटर। हम लोगों ने देखा है वाटर जो है वो अगर फ्रीज हो गया, जम गया तो सॉलिड हो जाएगा। तो अभी वाटर का नहीं भी मालूम है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग लिख सकते हो। और अब ये वाली जो इक्वेशन है ये आप लोगों ने तो बायो में पढ़ी होगी, है ना। तो ये वाली इक्वेशंस भी इंपॉर्टेंट है। मैं तो सारी इक्वेशंस को, जितने भी रिएक्शंस है, इक्वेशंस है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो। और ये वाले जो इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं ना, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी आप लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी में जो वो रहता है ना, जो लास्ट में क्वेश्चंस रहते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये वाले रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको सॉल्व करेंगे। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये वाला तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन एक याद करना है और एक इसका एग्जांपल याद करना है। एक डेफिनेशन याद करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की और इसका एग्जांपल याद करना है, ठीक है। और एक या दो एग्जांपल भी अगर आप लोग याद करते हो तो वो भी ठीक है इसके। और इसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी, इसमें एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक है। तो ये दोनों भी मैंने मेरे वीडियोस में इसकी डेफिनेशन और इसको भी एक्सप्लेन किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मतलब ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ऐसे इसकी डेफिनेशंस तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ आप लोगों को आना चाहिए कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है। क्योंकि अगर आपको एक रिएक्शन देंगे तो आपको जैसे एक रिएक्शन दे दी, जैसे सपोज करो कि x+y = z बन रहा है, इक्वेशन दे दी, तो आपको इसमें बताना है कि एक्सोथर्मिक है या ये इक्वेशन एंडोथर्मिक है। तो ये बोर्ड्स में आता है, अधिकतर आता है ये वाला, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब जो सेकंड हमारे पास रिएक्शन है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की भी हम लोगों को डेफिनेशंस और एग्जांपल्स जो है वो याद तो करने पड़ेंगे, क्योंकि डेफिनेशन आएगी। क्योंकि आप लोगों को ऐसे भी बता सकते व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ठीक है। तो इनके जो एग्जांपल्स होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रिएक्शन है, रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये वाला पैराग्राफ में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो दी है ना वो बहुत अच्छी चीज़ें भी है। तो ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ सकते हो। ये पेज नंबर आएगा, पेज नंबर 8 का जो पैराग्राफ है, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन दी है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ आप लोग पढ़ लेंगे। और डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, ये वाला उसके नीचे वाला पैराग्राफ, जो ये वाला पैराग्राफ है ना, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये एग्जाम्स में आता है। प्लीज़ मतलब एक्सप्लेन डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे जो क्वेश्चन है ना वो एग्जाम्स में बनते हैं, ठीक है। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो ये वाला पैराग्राफ है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि आ भी सकता है। अभी हम लोग चांस, अभी मैंने तो पेपर बनाया नहीं है तो मुझे मालूम नहीं है, हाँ, लेकिन हम लोगों ने जैसे दिए थे पेपर्स तो हम लोगों को तो ये वाला आया था, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और जो लाइमस्टोन होता है, इसका लाइमस्टोन जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, लाइमस्टोन जो है ना, अभी आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर की सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। CaCO3 लाइमस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्विक लाइम, इन दोनों के फॉर्मूले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये वाली इक्वेशन में नहीं आएंगे, लेकिन आपको बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन, फिर कुछ एग्जाम्पल्स दे देंगे, तो उसका आपको याद होना चाहिए कि CaCO3 होता है। या क्विक लाइम का दे देंगे तो COO होना चाहिए। फिर क्विक लाइम का जो है नेम बताओ तो कैल्शियम ऑक्साइड है जो क्विक लाइम को बोलते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये वाले पैराग्राफ में दी, और ये वाली चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है एज पर्सपेक्टिव ऑफ योर, मतलब एज MCQs के हिसाब से ये, या फिर वन वर्ड के हिसाब से आ सकती है, ठीक है। और एक्टिविटी मैंने 1-2 एक्टिविटीज़ बताई थी, वो इंपॉर्टेंट है ना। और बाकी ये रिएक्शंस तो मैं बोल ही रही हूँ इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब ये एक्टिविटीज़ जो है 1.7
जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, ये वाला फिगर, ये वाली एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिविटी ऐसा नहीं आएगा कि आपको एक्टिविटी 1.7 एक्सप्लेन करी, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आ सकते हैं तो आप लोग मेरे वीडियो पे चेक कर सकते हो। मैंने एक्टिविटी 1.7 जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ाया भी और इसको मैंने समझाया भी है, ठीक है। और ये वाले जो होते हैं ना AgCl, AgBr, इनको जब सनलाइट में रखते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है। ये वाले रिएक्शंस भी याद करने हैं, ठीक है। इसके चांसेस जो है वो 50% रहते हैं, ठीक है, ये वाले रिएक्शंस के, क्योंकि हमारे इसमें तो मतलब जैसे सेट्स होते हैं ना बोर्ड्स एग्जाम में, तो कभी कभी होता है कोई से सेट में ये वाले आ सकते हैं और कोई से सेट्स में नहीं भी आ सकते, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग देख सकते हो। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला भी आपको लोगों को देखना है। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की जो ये होती है ना, ये बहुत ईजी होती है, ठीक है। तो जो तीनों मैंने आप जो दो अभी डिकम्पोजिशन वाले बताए और कॉम्बिनेशन वाले बताए, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थोड़ा सा टफ भी होता है और थोड़ा अच्छा भी होता है। तो ये वाला जो रहता है वो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और इसका चांसेस ज़्यादा रहता है एग्जाम्स में आने का। और ये वाली एक्टिविटी है ना जो 1.9, तो ये एक्टिविटी के बेस पे वो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो एक्टिविटी मैंने अच्छे से समझाई है मेरे वीडियोस में, ठीक है। तो ये वाली एक्टिविटीज़ का कंक्लूजन पूछ सकते हैं, कुछ भी ऐसा पैराग्राफ दे देंगे और आपको बोलेंगे कि ये वाली एक्टिविटी से आपको क्या समझ आ रहा है, कौन सा जो एलिमेंट है वो डिस्प्लेस हो रहा है, ये पूछ सकते हैं। जैसे इसमें Fe+USO4 है, तो जो Fe है मतलब जो आयन है वो Cu को उसकी जगह से डिस्प्लेस करती है, ठीक है। तो Cu जो है वो ऐसे डिस्प्लेस हो जाता है। तो ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, है ना। और डबल डिस्प्लेसमेंट में एक ही रिएक्शन दिया आप लोगों को, तो एक रिएक्शन याद करनी है। अगर आप लोगों को आता है कि व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, तो ये वाला जो है आएगा। इसकी एक्टिविटी नहीं आएगी, एक्टिविटी जो है वो 1.9 मैंने बोली कि ये एक्टिविटी जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये वाली एक्टिविटी जो है वो एज इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज इम्पॉर्टेंट एज डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आपको इसकी डेफिनेशंस आ सकती है। सबसे पहली चीज़ तो आप लोग को इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद करनी है, क्योंकि इसकी डेफिनेशंस के चांसेस रहते हैं कि एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद एग्जाम्पल्स, तो ये आ सकता है, ठीक है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी नीचे दिए, तो ये आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसके बाद फिर कौन सा हमारा सिर्फ लास्ट टॉपिक आता है, कोरोजन और रेंसिडिटी। एज कोरोजन और रेंसिडिटी एज इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, लेकिन क्योंकि आप लोगों को कोरोजन और रेंसिडिटी जो है वो ईजी होता है, कोई बहुत टफ भी नहीं है, तो आप लोग पढ़ सकते हो। लेकिन कोरोजन और रेंसिडिटी एज इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी इंटेक्स क्वेश्चन आप लोगों को करने, और छोटा सा चैप्टर है 10 पेज का ही है, तो आप लोग इसमें से देख सकते हो। और कुछ अगर आपके पास अच्छे नोट्स हो तो वो नोट्स कर सकते हो। और ये जो एक्सरसाइज है पीछे वाली, ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को करनी है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप लोग जैसे ये मैंने वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाला बताया था ना, तो ये वाला ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में आया है ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं और बीच में से ही क्वेश्चन बनेंगे अधिकतर, है ना। कोई मतलब ज़रूरी नहीं कि ये वाली जो रिएक्शंस ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में दे देंगे, ऐसा नहीं होता है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। वो लोग कुछ अलग भी दे सकते हैं और कुछ पुक्का भी दे सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी दिया, कोरोजन और रेंसिडिटी एज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो। कोरोजन जो आपको है वो दूसरे चैप्टर्स में भी है ना, तो उसमें से भी आप पढ़ सकते हो। बाकी इस चैप्टर में इतनी बहुत सारी चीज़ें भी नहीं इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, ठीक है। मेटल्स, एसिड्स और कार्बन का जो चैप्टर का वेटेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस चैप्टर, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं कल वाली वीडियो में एसिड्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मेटल्स, फिर हम लोग ऐसी बायो का भी कवर करेंगे, फिजिक्स का भी कवर करेंगे। थोड़ी बहुत चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताते जाऊँगी, थोड़ी जो चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट है वो लोग मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको पढ़नी नहीं, हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना।